अमेरिका और ईरान के बीच शुरू होने वाली बातचीत के पहले ही ईरान ने एक बड़ी शर्त रख दी और यह शर्त अगर ट्रंप ने नहीं मानी तो मिडिल ईस्ट में इस बार कुछ बड़ा होगा, इतना बड़ा जो 40 दिन की जंग में भी नहीं हुआ। और इसके लिए ईरान ने पूरा प्लान तैयार कर रखा है जिसे मीडिया प्लान बी कह रही है। दरअसल इस्लामाबाद में शुरू हो रही अमेरिका और ईरान की बातचीत के पहले ही ईरान के बड़े नेता मोहम्मद गालिबाफ ने 2 शर्तें मिस्टर ट्रंप के आगे रखी। अब गालिबाफ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो बातचीत इस्लामाबाद में हो रही है, ये एक तरफ ईरान की तरफ से गालिबाफ जो स्पीकर हैं, ईरान के बड़े नेता हैं, मुस्तफा खामनाई के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन्हीं की है। तो एक तरफ गालिबाफ होंगे ईरान की तरफ से और दूसरी तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस होंगे। तो ये हाई लेवल टॉक्स है और तकरीबन 30-35 वर्षों के बाद ऐसी टॉक होने जा रही है अमेरिका और ईरान के बीच में। अब दोस्तों पहले जान लेते हैं कि मोहम्मद गालिबाफ जो ईरान के बड़े नेता हैं, बातचीत करने जा रहे हैं, इन्होंने शर्त क्या रखी है। गालिबाफ ने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में, उस बयान में उन्होंने कहा कि भाई हमारी और अमेरिका के साथ जो बातचीत हुई थी युद्ध विराम से पहले, उसमें 2 शर्तें जो हैं दोनों साइड एग्री कर गई थी। और वो क्या थी? अ सीज फायर इन लेबनान एंड द रिलीज ऑफ ईरान्स ब्लॉक्ड असेट्स प्रियर टू द कमेंसमेंट ऑफ निगोशिएशंस। और आगे कहते हैं दीज 2 मैटर्स मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर निगोशिएशंस बिगिन। वो कह रहे हैं कि निगोशिएशन यानी बातचीत शुरू होने से पहले 2 मसले तय हो जाने चाहिए। ट्रंप साहब हमें इशारा कर दें, हम इस्लामाबाद में बातचीत शुरू होगी, बिल्कुल शुरू होगी। 2 बातें उन पर आप अमल कर दीजिए पहले। अब क्या है? एक तो वो कह रहे हैं कि भाई लेबनान में ये जो हमले कर रहे हैं मिस्टर नेतन्याहू, ये तुरंत रोकें, बातचीत तभी होगी। और दूसरा, जो ईरान के असेट्स हैं वो जो फ्रीज कर रखे हैं, जब्त कर रखे हैं अमेरिका ने, उसको रिलीज करें। जो हमारी संपत्तियां हैं वो आप रिलीज करिए, फिर बातचीत करते हैं। अब दोस्तों ईरान की जो संपत्तियां हैं खरबों रुपए की, उसको जो फ्रीज कर रखा है उसको तो रिलीज अमेरिका कर सकता है। ये ट्रंप के लिए सिर्फ कलम चलाना है और ये हो जाएगा, ये कोई बड़ी इशू नहीं अगर बात बनने लगी। लेकिन एक साफ बात है जहां पर ट्रंप भी फंसे हुए हैं, ट्रंप भी लाचार दिख रहे हैं, वो है मिस्टर नेतन्याहू। इनको कैसे संभाला जाए जो दिन पर दिन सारी हदें तोड़ते चले जा रहे हैं। आप सोचिए, इस आदमी ने अपनी जिद के लिए पिछले 72 घंटों में 300-400 बेकसूर लोगों को मार दिया, जिसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सिविलियंस हैं। अस्पताल के अस्पताल तबाह कर दिए। आज हालत यह है लेबनान में इन साहब की वजह से कि WHO की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि वहां लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है, दवाइयां नहीं है, मरीज मर रहे हैं। और अस्पतालों की हालत यह है कि 4-5 हजार लोग क्रिटिकल कंडीशन, जिसमें से कुछ की मौत भी हो सकती है, दवाइयां नहीं। दूसरी तरफ खाने की किल्लत है, भोजन की किल्लत है, क्राइसिस। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या वो एजेंसियां कह रही, यूनाइटेड नेशन से जुड़ी एजेंसियां कह रही कि साहब फूड की क्राइसिस है लेबनान में। किनकी वजह से? इनकी वजह से। अब इनकी चाबी किसके हाथ में? नेतन्याहू साहब की। इनकी चाबी ट्रंप के हाथ में। लेकिन दरअसल ट्रंप भी मुझे तो लाचार दिख रहे हैं कि फोन पे फोन कर रहे हैं, मैसेज पे मैसेज दिए जा रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू साहब हमला करने से बाज नहीं आ रहे। अब कौन सी कड़ी है तो मैं आगे डिस्कस करूंगा एक्सपर्ट के साथ, लेकिन सवाल यह है कि अगर अगले 12 घंटों में मिस्टर नेतन्याहू ने बंदूक किनारे नहीं रखी, हमले बंद नहीं किए, मैंने कहा ना कि ईरान का प्लान बी तैयार है, फिर ईरान इस बातचीत में शामिल नहीं होगा। तो ये काम तो मिस्टर ट्रंप को करना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि मिस्टर ट्रंप बहुत ज़्यादा दबाव में, बहुत ज़्यादा दबाव में। अब ईरान के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने ये जो शर्त रखी, यूं ही नहीं रखी। दरअसल उन पर भी प्रेशर है, और उन पर प्रेशर है ईरान की ताकतवर इस्लामिक सेना का। इस्लामिक सेना के जो यंग कमांडर्स हैं, उनका कहना है कि अगर हिजबुल्लाह पर, वहां पर जो हिजबुल्लाह के लोग हैं या जो सिविलियंस हैं,
उन पर अगर हमले नहीं रोके इजराइल ने तो इस बार हम जो तबाही मचाने जा रहे हैं इजराइल में, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। यानी इस्लामिक सेना का कहना है कि 40 दिन में जो कुछ देखा इजराइल ने वो ट्रेलर था, असली मिसाइल तो हमने अभी निकाली ही नहीं है, अब वो मिसाइलें चलेंगी। इसलिए इस जंग को पहले रोके। तो कहीं ना कहीं ट्रंप के ऊपर दारोमदार है, और ट्रंप के जो चेले हैं नेतन्याहू जो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, इन पर दारोमदार है जंग रोकने का, बातचीत का रास्ता क्लियर करने का। अब दोस्तों, बातचीत अमूमन जब भी होती है तो राहत मिलती, युद्ध विराम जब होता है तो लोगों को सुकून मिलता है कि भाई चलो भाई, अब युद्ध विराम हो गया, अब बातचीत होगी और एक नया रास्ता शुरू होगा। लेकिन ये एक ऐसी बातचीत हो रही इस्लामाबाद में जहां सुकून नहीं है, राहत नहीं है, जहां घबराहट है। और घबराहट ना सिर्फ ईरान के खेमे में, अमेरिका के खेमे में, पाकिस्तान तो घबराया हुआ ही है कि भाई क्या पता नहीं होगा, पता नहीं। एक दिन बाद चलती, 2 दिन चलती, पहले राउंड में ख़त्म हो जाती, दूसरे राउंड में ख़त्म हो जा रही। पूरी दुनिया भी देख रही है कि साहब ये बातचीत किसी तरह से कामयाब हो जाए। अगर बातचीत कामयाब होती है तो दोस्तों हमें और आपको भी राहत है। तेल और गैस, इसकी जो किल्लत है, इसके जो दाम आसमान छू रहे हैं, उसके साथ महंगाई जो उछाल लेगी, सब कुछ कम होगा, हमारी जेब पर बोझ कम पड़ेगा। तो हम सब चाहते हैं कि बातचीत कामयाब हो जाए। लेकिन ये जो साहब हैं मिस्टर नेतन्याहू, इनके इरादे कुछ और हैं, मंसूबे कुछ और हैं, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि नेतन्याहू सिर्फ और सिर्फ लेबनान से नहीं लड़ रहे, ईरान से नहीं लड़ रहे, एक जंग इनकी खुद की है जो इजराइल में चल रही है, और वहाँ भी तलवार लटकी हुई है मिस्टर नेतन्याहू पे। और इसी पर मैं बहुत से सवाल आज करने जा रहा हूँ बॉबी नकवी साहब से। बॉबी नकवी जी को मैंने आज इसलिए इनवाइट किया है दोस्तों, क्योंकि मामला बहुत ही पेचीदा है। एक ऐसे पत्रकार को, एक ऐसे एक्सपर्ट को मैं लाना चाह रहा था जो सऊदी अरब से लेकर टर्की, और टर्की से लेकर ईरान, ईरान से लेकर इजराइल, इजराइल से लेकर पाकिस्तान, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त बातचीत में, सबको जानता हो, उनकी रिपोर्टिंग कर चुका हो। और बॉबी नकवी साहब पिछले 24-25 वर्षों से मिडिल ईस्ट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं लगातार। गल्फ न्यूज़ सबसे बड़े अखबार के एडिटर है। मेरी गुजारिश है कि बॉबी नकवी साहब को ध्यान से सुनिए, कई अंदर की बातें सामने लाएं, खासकर नेतन्याहू पे। बॉबी भाई, जब भी बातचीत होती है तो सब लोग उसका स्वागत करते हैं, राहत की सांस लेते हैं। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं कि बातचीत शुरू हो रही है तो दिल की धड़कनें सबकी बढ़ी हुई हैं। पाकिस्तान की भी दिल की धड़कन बढ़ी हुई कि पता नहीं क्या हो जाए, और दिल की धड़कन इस वक्त जीडी वांस जो बात करने जा रहे हैं उनकी भी है, और थोड़ा सा ईरान भी कहीं ना कहीं दोराहे पर खड़ा है। तो ये कैसी बातचीत है कि राहत की जगह घबराहट है? दीपक जी, देखिए, ये बातचीत जो है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में हो रही है। पहली बार तो ये बातचीत, पहली बार ऐसी बातचीत है 1979, यानी जो इस्लामिक रिपब्लिक बना था उसके बाद से पहला ऐसा मौका है कि इतने हाई रैंकिंग अमेरिकन ऑफिशियल्स और ईरान के बीच में बातचीत हो रही है, वो भी एक न्यूट्रल, एक थर्ड कंट्री में हो रही है। दूसरा, जो सीज फायर की जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं हुई हैं, ठीक है, तो वो भी एक टेंशन का माहौल है। दूसरा, आपने नोटिस किया होगा कि जो पाकिस्तान से जो रिपोर्टिंग हो रही है, जो मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है, उसमें बाकायदा पाकिस्तानी ऑफिशियल्स अभी से जो है वो एक्सपेक्टेशंस जो है वो कम रख रहे हैं कि इसमें मतलब बता रहे हैं कि कोई मॉडेस्ट जो है प्रोग्रेस भी अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से इसको बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। ये पहली बातचीत है, पहले राउंड के बातचीत में मुझे लगता है कि अगर थोड़ी बहुत प्रोग्रेस भी होती है तो इसको मेरे ख्याल से पॉजिटिव माना जाएगा। और अगर वो दूसरे राउंड के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए तो वो एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट होगा। जी। ओहो ओहो, मतलब आपको खुद लग रहा है, आप खुद इतने बड़े अखबार गल्फ न्यूज़ के आप एडिटर रहे और उस एरिया को जानते हैं, उस इलाके से आप रिपोर्टिंग करते रहे 20-25 वर्षों से। आप खुद लग रहा है कि पता नहीं पहले ही राउंड में बात बनेगी कि नहीं बनेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि दूसरे राउंड तक बात चली जाए, यही कामयाबी है। क्या आपको लगता है कि इस पूरी बातचीत में सबसे बड़ा खलल, सबसे बड़ी डिस्टरबेंस या दुखती रग इजराइल बन गया है? क्योंकि मैं देख रहा था, अभी बयान कुछ देर पहले आया है ईरान की इस्लामिक सेना का। उसने कहा कि भाई देखिए, हम बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन पहले इजराइल लेबनान पर हमले रोके,
और अगर हमले नहीं रोकेगा तो हो सकता है हम बातचीत के बीच में से उठ जाएं, हो सकता है हमें जंग फिर से शुरू करनी पड़ी। अब ये स्टांस ईरान की इस्लामिक सेना का है कि भाई कुछ भी हो जाए, इजराइल ये बातचीत बंद करे। तो क्या आपको लगता है कि इजराइल एक विलेन के तौर पे इमर्ज हो रहा है इस बातचीत में? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा, इसमें जो मुझे सिल्वर लाइनिंग जो दिखाई देती है, जो एक उम्मीद की किरण जो दिखाई देती है, वो ये है कि एक तो ईरान की भी शर्त जो लेबनान वाली है वो पूरी नहीं हुई। दूसरी, डोनाल्ड ट्रंप की जो शर्त थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए, वो पूरी नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद कल दोनों बातचीत में बैठ रहे हैं। ये मेरे ख्याल से एक ये बड़ी पॉजिटिव बात है। है ना। तो दूसरा, अब रही बात इसराइल की। देखिए, इसराइल जो है वो तो, उसका तो रिकॉर्ड रहा है। देखिए, बैक स्टैबिंग और सैबोटाज का तो उसका रिकॉर्ड रहा है, और वो कतई ये नहीं चाहता कि कोई इसमें टेंजिबल आउटकम हो इस सीज फायर का, है ना। तो वो तो पूरी कोशिश करेगा कि साहब किसी तरीके से जो है ये बातचीत वाला मामला जो है खत्म हो, और वापस जो है अमेरिका जंग के मैदान में उतर आए और हम ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करने लगे। तो उनका तो ये एम है। दूसरा, देखिए, एक और डेवलपमेंट जो इसराइल में कल से होने जा रहा है, मतलब संडे से होने जा रहा है। इसराइल की जो जुडिशरी है, उन्होंने अनाउंस किया है कि नेतन्याहू साहब का ट्रायल जो है वो संडे से शुरू होगा। ओ, जी मतलब जो जी करप्शन का मुकदमा नेतन्याहू पे इजराइल में चल रहा है, उसकी सुनवाई शुरू होने जा रही है। जी जी जी। तो ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है, और अगर वाकई इस पे हियरिंग शुरू होंगी, जैसा इजरायली कोर्ट्स ने कहा है अपनी नोटिफिकेशन में कि ये हियरिंग ट्वाइस अ वीक होंगी, यानी हफ्ते में 2 दिन होगी, तो एक तरह का फास्ट ट्रैक ट्रायल है। तो नेतन्याहू साहब के लिए एक और फ्रंट खुलने जा रहा है। वो जंग तो लड़ ही रहे हैं ईरान से और जी। हिजबुल्ला से। अब ये तीसरा फ्रंट जो है वो उनको टाइम टाइम पे हो सकता है कि कटघरे में खड़े होके उन्होंने जो घूस ली है, जो पैसा कमाया है, जो माल कमाया है, उसके लिए उनके प्रोसिक्यूटर्स को जवाब भी देना पड़ेगा अदालत में खड़े होके। तो ये जी। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इन सब में देखिए, सीज फायर को भी की भी जो कोशिशें हैं, तो वो भी देखनी पड़ेंगी। अमेरिका को काफी हद तक इसराइल को इसमें मैनेज करना पड़ेगा। उम्मीद है। बॉबी भाई, क्या आपको लगता है कि अगर ये जो आपने कहा कि अ, नेतन्याहू लेबनान से भी जंग लड़ रहे हैं और एक अपनी जंग उन्हें अदालत के साथ लड़नी है, अगर अदालत के मामले में नेतन्याहू फंस गए और मान लीजिए 10-15 दिन में नेतन्याहू किनारे होते हैं, तो क्या फिर ये बातचीत हो सकती है, बेटर फॉर्मेट पे हो सकती है और इस बातचीत में कुछ कामयाबी भी आ सकती है अगर नेतन्याहू हटते हैं, किनारे होते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, अगर इस इक्वेशन में से आप नेतन्याहू को आप हटा दें, तो पूरी डायनामिक्स अपने आप बदल जाएंगी। ओके। नेतन्याहू, जी बिल्कुल बदल जाएंगी। देखिए मतलब फिर, आप कह रहे हैं कि साहब नेतन्याहू ही असली जड़ है, जी वही विलेन बिल्कुल, है? जी बिल्कुल। देखिए, नेतन्याहू के हटते ही जो है डोनाल्ड ट्रंप के हाथ खुल जाएंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है एक एक स्टेट्समैन की तरह, एक बिजनेसमैन की तरह फिर ईरान से डील करने लगेंगे। फिर वो ये देखेंगे कि इसमें अमेरिका को क्या मुनाफा मिल रहा है, और उनके जो संगी साथी हैं बिजनेस कम्युनिटी में, उनको क्या मुनाफा मिल सकता है इस डील से ईरान के साथ में। अगर ईरान, जैसा कि पहले रिपोर्ट्स कुछ कह रही थी, इस जंग के शुरू होने से पहले जो अनकंफर्म रिपोर्ट्स थी कि ईरान ने अब अपने गैस रिजर्व्स में और अपने तेल के रिजर्व्स में ऑफर किया था कि अमेरिकन कंपनीज को 6% स्टेक दे सकते हैं। अगर वैसा कुछ ऑफर अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने फिर आया, तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इससे अमेरिका को और अमेरिकन कंपनीज को फायदा पहुंच सकता है। तो फिर अगर उनके उनके इसमें अड़चन सिर्फ नेतन्याहू ही है। अगर नेतन्याहू इस इक्वेशन से हट सकते हैं, हट जाए, तो ये पूरा जो सीज फायर है फिर ये परमानेंट सीज फायर बन सकता है, और इसमें कई ओके। नई अपॉर्चुनिटीज पैदा हो सकती है। जी, बड़ी बात। बॉबी नकवी गल्फ न्यूज़ के एडिटर रहे, ये कह रहे हैं कि अगर नेतन्याहू हट जाते हैं, अगर इज़राइल विथड्रॉ करता है, यानी नेतन्याहू जो भ्रष्टाचार का मुकदमा उसमें फँस जाते हैं जिसकी सुनवाई शुरू हो रही है, तो फिर ईरान और अमेरिका की बातचीत और कम से कम दुनिया के लिए, सारी दुनिया के लिए बहुत अच्छे नतीजे पे पहुंच सकती है। उसमें कोई सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन निकल सकता है, परमानेंट सॉल्यूशन निकल सकता है। एक सवाल और है, ये भी मुझे लगता है पूछना बहुत ज़रूरी है बॉबी साहब आपसे। मान लीजिए बातचीत जो है वो टूट जाती है और ईरान की शर्तें नहीं मानी जाती हैं और इज़राइल और ज़्यादा हमले कर देता है शुरू, हिजबुल्लाह पे, लेबनान पे। अभी तो
300-400 मासूम ही पिछले 3-4 दिन में मरे हैं लेबनान में। मान लीजिए ये मासूमों की संख्या, बच्चों की, महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है, 700-800 लोग मार दिए जाते हैं इजराइल के हाथों। फिर क्या होगा? फिर अगर उस बीच ये बातचीत चलती तो क्या आपको लगता है फिर इस्लामिक सेना जो सबसे पावरफुल है मुझे लगता है ईरान में इस वक्त, क्या फिर ये बातचीत टूट सकती, जंग फिर से हो सकती क्या? देखिए, हो तो कुछ भी सकता है। अगर इजराइल अब नेतन्याहू अपनी पे आ जाए और इसको पूरी तरह से इसको मामले को बिगाड़ने के लिए अगर ये बेरूत में और बेरूत के आसपास या सदर्न लेबनान में अगर हमले तेज कर दे और सिविलियन कैजुअल्टीज अगर बहुत ज़्यादा हो जाएं, तो फिर जाहिर बात है कि एक खतरा होगा, उसमें ईरान को भी कूदना पड़ेगा। फिर ईरान जो है इजराइल के ऊपर हमले दोबारा शुरू कर सकते हैं। ये खतरा बिल्कुल बना हुआ है। इसमें इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब की जिम्मेदारी है कि वो अपने एलाई को रोकें। और उम्मीद है, क्योंकि अगले हफ्ते एक इजरायली एम्बेसडर और लेबनान के एम्बेसडर के बीच में बातचीत होने की ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो हो सकता है कि फौरी तौर पे कुछ कुछ थोड़े दिनों के लिए ये सदर्न लेबनान में जो ऑपरेशन इसराइल का चल रहा है उसको थोड़े दिनों के लिए रोक दिया जाए। जी। बॉबी भाई, एक बात मैं सोचा कि हिंदुस्तान से हम लोग हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, और आप तो भाई चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, चाहे ईरान हो, चाहे लेबनान हो, आपने तो कई बरसों से रिपोर्टिंग की है इस एरिया में। ज़्यादातर बादशाहों को और जो प्रेसिडेंट्स हैं या जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सारे मुल्कों की लीडरशिप को आप जानते हैं और हिंदुस्तान को भी जानते हैं। मुझे याद आ रहा है कि मिडिल ईस्ट के आप पहले रिपोर्टर थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था गल्फ न्यूज़ की तरफ से। आप दिल्ली आए थे। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, क्या आपको लगता है, बहुत पर्सनल सा सवाल है, कि जो काम इस्लामाबाद कर रहा है, मान लीजिए अगर अटल बिहारी वाजपेयी होते या इंदिरा गांधी होती, नेहरू तक तो मैं नहीं जा रहा हूँ, क्या भारत को बातचीत नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि हमारे संबंध जो हैं वो ईरान से बहुत ज़्यादा अच्छे रहे, पाकिस्तान से भी ज़्यादा बेहतर संबंध हमारे हैं। क्या आपको लगता है कि भारत कहीं न कहीं उसके हाथ से मौका निकल गया? जी हाँ, देखिए, इंडिया के पास तो और बड़ा एडवांटेज है। इंडिया को अमेरिका भी ट्रस्ट करता है और गल्फ कंट्रीज से भी बहुत अच्छे संबंध हैं, जी। और ईरान भी ट्रस्ट करता है, और उसके साथ साथ इसराइल से भी इंडिया के संबंध ठीक हैं। तो उनका इंडिया का तो बहुत बड़ा एडवांटेज था। मगर इसमें शायद पाकिस्तान इसीलिए बाजी मार ले गया, चूंकि ये ऐसे सर्कमस्टांसेस बने, और जो मोदी जी की जो ट्रिप हुई जंग इज़राइल शुरू, में। तो पहले उसको कोइंसिडेंस कहिए या कुछ भी कहिए, वो मेरे ख्याल से उससे थोड़ा सा इंडिया जो है अपॉर्चुनिटी जो है लूज कर गया, ये चांस मिस कर गया। जी। जी, जी। बड़ी बात बॉबी नकवी ने आज कही, और गल्फ न्यूज़ के एडिटर उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि भाई उम्मीद उनको लगती है कि अब इतने बड़े-बड़े अधिकारी पहली बार मिल रहे हैं। एक तरफ उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, इधर ईरान की तरफ से स्पीकर गालिबाफ हैं, सीनियर लीडर हैं खामनाई साहब के बाद, और ये बातचीत हो रही है, और तमाम तकलीफ़ों के बावजूद ये बातचीत हो रही, तो इनको उम्मीद लगती है कि शायद कुछ बात बन जाए। दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई अगर इज़राइल जो विलेन बन के उभर रहा है, खासकर नेतन्याहू अगर इस लेबनान पर हमले जारी रखते हैं, तो ये बातचीत टूट सकती, क्योंकि ईरान को हिजबुल्लाह का साथ देना है। ईरान कह चुका है कि अगर ये जंग नहीं रोकी इज़राइल ने, तो हमें जंग लड़नी पड़ेगी फिर से, तो ये बातचीत टूट सकती है। लेकिन एक बड़ी बात ये भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू एक भ्रष्टाचार के मुकदमे में फंसे हुए हैं। संडे से सुनवाई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि नेतन्याहू खुद ही निपट जाएं ये भ्रष्टाचार की जो जंग में फंसे हुए हैं वो, तब एक परमानेंट डील हो सकती है। यानी इनका ये कहना है बॉबी नकवी का कि भाई अमेरिका और ईरान में इस वक्त मतभेद नहीं, मतभेद सिर्फ जो है वो इजराइल पैदा कर रहा है, ये वो कह रहे हैं। और एक और बात कही कि हिंदुस्तान के हाथ से मौका निकल गया, क्योंकि हिंदुस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके ईरान से बहुत अच्छे संबंध है, जिसके संबंध सऊदी अरब से हैं, यूएई से हैं, कतर से हैं, कुवैत से हैं, इजराइल से हैं, अमेरिका से हैं, और एक बड़ा मुल्क भी है। लेकिन क्योंकि मोदी जी चले गए थे और उसी के बाद जंग हो गई, तो ये एक जो है आप कह सकते हैं एक ये ऐसी घटना थी जो भारत के हाथ से थोड़ा सा मौका निकल गया। बॉबी भाई आप आए, अब क्योंकि बातचीत शुरू हो रही है, मुझे लगा कि आपकी बड़ी ज़रूरत है इस वक्त एक ऐसे आदमी की जो डिप्लोमेसी समझता है और पॉलिटिक्स समझता है
वॉर भी कवर की है और उस इलाके में 25 साल से रिपोर्टिंग कर रहा है सबसे बड़े अखबार में। तो आपकी ज़रूरत रहेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे दोस्तों के साथ रूबरू होते रहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।